हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संघात्मक व्यवस्था के ऊपर। किसके ऊपर? स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के ऊपर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना था कि हमें स्विट्जरलैंड का संविधान क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि हमने स्विट्जरलैंड के संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके महत्व को जाना था। और उसके बाद हमने स्विट्जरलैंड के संविधान में कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं इसके बारे में जाना था। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हुए स्विट्जरलैंड के उन विषयों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो इनके कोर विषय हैं, जो उनकी व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो इसी संदर्भ में हम आज बात करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? फेडरल सिस्टम के बारे में। जो स्विट्जरलैंड का जो सिस्टम है, फेडरल जो सिस्टम है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि फेडरल सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि संघात्मक जो शासन है या एकात्मक जो शासन है वो किस प्रकार के शासन हुआ करते हैं। आई होप, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पता होगा कि ये क्या होती हैं। पर फिर भी अगर इसके बारे में अगर थोड़ा यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूं कि संघात्मक शासन व्यवस्थाएं होती क्या हैं। अगर किसी को डाउट हो हल्का सा, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्थाएं होती क्या हैं। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्थाएं दुनिया में आमतौर पर जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, दुनिया में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें से या तो ज्यादातर देश संघात्मक होते हैं या एकात्मक होते हैं। दुनिया में ज्यादातर देश या तो संघात्मक होते हैं या एकात्मक होते हैं। इनका मतलब यह है कि एकात्मक देश वो देश होते हैं जिनमें संपूर्ण देश का शासन एक केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। यानी कि एकात्मक शासन वाले देश वे देश होते हैं जिसमें संपूर्ण देश का शासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा ही अपने एजेंटों के माध्यम से या अन्य छोटे, अगर वहां पर राज्य है भी या कोई राज्य सरकारें अगर वहां पर होती भी हैं, तो उनको केंद्र सरकार अपनी तरफ से शक्तियां देकर उस शासन को वो चलाती हैं, पूरे के पूरे देश को। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर बड़े देशों में पाई जाती हैं और एकात्मक शासन जो व्यवस्थाएं हैं आमतौर पर छोटे देशों में पाई जाती हैं। पर ये आमतौर पर है। अब ऐसा ही बड़े देशों में होगा या नहीं होगा ये कोई तय नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था चीन में भी पाई जाती है, लेकिन जो कि बहुत बड़ा देश है, ठीक है। पर आमतौर पर देखा जाता है कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो छोटे देशों के लिए सही इसलिए मानी जाती है क्योंकि छोटे देश जो होते हैं वहां पर केंद्र सरकार ही पूरे के पूरे देश का शासन चला सकते हैं, क्योंकि आकार उनका छोटा होता है तो आसानी से इजी वे में एक ही सरकार वहां पर काम कर लेती है। लेकिन जब किसी देश का जो आकार जो होता है वो बड़ा होता है तो उसके लिए जो उचित जो व्यवस्था मानी जाती है वो संघात्मक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आकार बड़ा होने के साथ साथ उस देश की सांस्कृतिक, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि भिन्नताएं भी उस देश में पाई जाती हैं आमतौर पर बड़े देश होने के साथ। तो इन अंतरों को, इन विभिन्नताओं को संघात्मक शासन व्यवस्था में बहुत ही आसानी से साधा जा सकता है। क्यों? क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में एक तो केंद्र सरकार होती है, जो केंद्र सरकार कह लो या संघीय सरकार कह लो, एक तो ये होती है जो पूरे देश के लिए शासन व्यवस्था का संचालन करती है। इसके साथ साथ ही इन देशों में, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में, एक राज्य सरकारें भी पाई जाती हैं। एक तो केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकारें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको भारत या अमेरिका का अगर एग्जाम्पल दूं तो वहां पर भारत की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो केंद्र सरकार के नाम पर फिलहाल जो केंद्र में जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार कहें या एनडीए की सरकार कहें या मोदी साहब की सरकार कहें,
वो केंद्र सरकार, संघीय सरकार है। और जो अगर हम बात करें राज्य सरकारों की, तो भारत में वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 के 28 राज्यों में 28 राज्यों की अलग अलग सरकार है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में योगी सरकार है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में इस समय गहलोत सरकार है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो वहां पर खट्टर सरकार है। इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों में अलग अलग सरकारें एक साथ चल रही हैं, यानी कि केंद्र सरकार भी चल रही हैं और राज्यों में राज्य सरकारें भी चल रही हैं, और दोनों सरकारें समानांतर चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं। ये अपनी पटरी पर चल रही हैं, ये अपनी पटरी पर चल रही हैं। उसका मतलब ये है कि ये इन दोनों की पटरियां निश्चित की गई हैं, यानी कि इनकी शक्तियां निश्चित, पटरियां मतलब इनकी शक्तियां निश्चित की गई हैं। दोनों अपनी अपनी शक्तियों को समेटे हुए अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से अपने अपने रूट पर चल रही हैं। इनकी शक्तियों का जो निर्धारण है वह संविधान ने कर दिया है। मैं भारत के बारे में आपको बता रहा हूं अभी कि अमेरिका में भी यही व्यवस्था है कि संविधान ने इनकी शक्तियों का निर्धारण कर दिया है। इन शक्तियों को फॉलो करते हुए ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकारें भी कर रही है। संघात्मक शासन प्रणाली में यही होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में दो सरकारें होती हैं जो पैरेलली चलती हैं, समानांतर चलती हैं, एक साथ चलती हैं। एक केंद्र सरकार चलती है और दूसरी राज्यों में राज्य सरकारें भी चलती है। तो यह है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इस संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में ही हम जानेंगे कि स्विट्जरलैंड का जो संघात्मक शासन का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो निकल कर आता है कि जो स्विट्जरलैंड में जो संघीय जो शासन व्यवस्था है वो जो संघीय शासन व्यवस्था है उसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्विट्जरलैंड वास्तव में है क्या। स्विट्जरलैंड एक संघ राज्य है या परिसंघात्मक राज्य है? परिसंघात्मक राज्य है, या फिर हम इसका दूसरा नाम है परिसंघात्मक या राज्य मंडल। ठीक है, आमतौर पर ये बहस देखने को मिलती है या ये विवाद देखने को मिलता है कि जो स्विट्जरलैंड है वो है क्या, संघ राज्य है, एक संघीय राज्य है, संघात्मक राज्य है, या परिसंघात्मक राज्य है, या राज्य मंडल जो हम कह रहे हैं परिसंघात्मक या राज्य मंडल है, क्या है ये एक्चुअली। देखिए इसकी मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था कि संविधान में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसमें संविधान के जो उनका जो संविधान की जो धारा 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो स्विट्जरलैंड है वह स्वतंत्र कैंटनों का एक राज्य मंडल है। क्या है? स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व संपन्न कैंटनों का, यानी कि जो स्विट्जरलैंड है वह प्रभुत्व संपन्न राज्य मंडल की जनता से बनेगा। उसमें साफ लिखा हुआ है धारा 1 में साफ लिखा हुआ है कि जो स्विट्जरलैंड है उसका निर्माण प्रभुत्व संपन्न कैंटनों की जनता से होगा, यानी कि स्विट्ज राज्यमंडल का निर्माण कैंटनों की प्रभुत्व संपन्न कैंटनों की जनता से होगा। इस स्टेटमेंट के आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है वह राज्य मंडल है। राज्य मंडल मतलब परिसंघात्मक है। परिसंघात्मक एक ऐसी व्यवस्था होती है, इसको समझ लेते हैं। परिसंघात्मक एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसे हम यूं कह सकते हैं कि यह संघ का एक कच्चा रूप होता है, जिसमें जो राज्य की जो इकाइयां होती हैं, राज्य मंडल मतलब राज्यों से बनाया हुआ एक समूह, राज्यों का एक मंडल। तो उसमें जो राज्य होते हैं, राज्य मतलब संघ की जो इकाइयां होती हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं संघ के साथ मिलने और उन्हें छोड़ने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संघ एक कच्चा होता है। कच्चा मतलब बहुत ही कमजोर, हम कच्चे की जगह कमजोर शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। कमजोर होता है ये संघ, एक कमजोर होता है। जो परिसंघ होता है वह बहुत कमजोर होता है। राज्य मंडल जो होता है वह बहुत कमजोर होता है। वजह इसकी यही है कि इसकी इकाइयां कभी भी इसको छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र होती हैं।
ऐसा समझा जाता है परिसंघात्मक। परिसंघात्मक एक्चुअली यही होते हैं जिनके इकाइयां आसानी से इन्हें छोड़कर कभी भी जा सकती हैं। मगर सच्चाई यह है कि स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड की जो इकाइयां हैं वह स्विट्जरलैंड के जो संघ है उसको छोड़कर नहीं जा सकती हैं। इसलिए हम इसे संघ राज्य या संघीय राज्य कहें तो ज्यादा उचित होगा। इसलिए हम इसे संघीय राज्य कहेंगे, ना कि परिसंघात्मक राज्य कहेंगे, भले ही संविधान में राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किया हो। देखिए, शब्दों पर हम हमेशा नहीं जा सकते हैं, शब्दों के अर्थों पर हम हमेशा जाएंगे और उनकी व्याख्याओं पर जाएंगे। अगर हम ऐसे बात करें भारत की, तो भारत को भी हम क्या कहते हैं? एक संघात्मक राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संघात्मक राज्य कहते हैं। लेकिन भारत के संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और फिर भी हमारा देश संघात्मक है। जबकि इसके स्थान पर, फेडरल के स्थान पर हमारे संविधान में यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा देश क्या है? संघात्मक है। तो हम हमेशा शब्दों पर नहीं जा सकते हैं, हमें भावनाओं पर भी जाना होगा कि हमारे संविधान की भावना या उस स्विट्जरलैंड के संविधान की भावना क्या कहती है। तो भारत और स्विट्जरलैंड दोनों के संविधानों की जो भावना है वो कुछ इस प्रकार की है कि इन दोनों ही देशों को संघात्मक देश कहा जाएगा। तो इसी संघात्मक व्यवस्था को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि ये संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार की है स्विट्जरलैंड की। देखिए, संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में कुछ कॉमन चीजें होती हैं। जो देश संघात्मक होते हैं, जो देश संघात्मक शासन व्यवस्था वाले होते हैं, उन देशों में कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ चीजें वहां पर होती ही होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये देश संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। हम उन्हीं फैक्टर्स को, उन्हीं जो तथ्य हैं उनको यहां पर जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं स्विट्जरलैंड में जो स्विट्जरलैंड को संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश घोषित करते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है लिखित और कठोर संविधान। देखिए, किसी भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश के लिए यह जरूरी है कि वहां के संविधान का लिखित होना अनिवार्य है। ऐसा क्यों है? और लिखित होना और कठोर होना। लिखित होने से मतलब ये हो जाएगा कि वहां की जो संघीय सरकार है, देखिए ध्यान रखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में दो सरकारें होती हैं, एक संघीय सरकार जिसे मैं केंद्रीय सरकार बोल रहा था, और दूसरी राज्य सरकारें। कौन सी? राज्य सरकारें, या हम कह सकते हैं इन्हें इकाइयों की सरकारें। ठीक है, ये दो प्रकार की सरकारें होती हैं, संघीय सरकार और राज्य या इकाइयों की सरकारें। देखिए, इन दोनों की शक्तियां स्पष्ट की हुई होती हैं संविधान के द्वारा। इसलिए इन दोनों की शक्तियां जब स्पष्ट होंगी तो स्पष्ट वो तभी हो पाएंगी जब वो शक्तियां लिखित में होंगी। तो इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में किसी भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में वहां के संविधान का लिखित होना बहुत ही अनिवार्य है, और लिखित के साथ साथ कठोर भी होना चाहिए। अगर यह संविधान कठोर नहीं होगा तो कोई भी सरकार, या तो इकाइयों की सरकारें या संघीय सरकारें, संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उसका स्वरूप बदल लेंगी, जिससे कि संघ का जो स्वरूप है वह खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए संविधान को कठोर भी बनाया जाना चाहिए। कठोर बनाने से तात्पर्य मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको कठोर बनाना होता है। तो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वह लिखित भी है और कठोर भी है, जिसका निर्माण 1998 में हुआ था। अभी जो वर्तमान में संविधान चालू है और 1999 में उसे लागू किया गया था। उससे पहला जो संविधान था वह 1848 में बना था। ठीक है, पर वर्तमान में अभी 1998 का संविधान चल रहा है जो कि 1999 में लागू हुआ था, जिसके अनुसार जो स्विट्जरलैंड है उसमें एक कठोर संविधान है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यह देश संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें साफ कहा गया है कि शक्तियों का विभाजन, सीधी सी बात है कि इसमें एक और पॉइंट जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में जो एक और इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। पहली बात तो ये होती है कि संघात्मक शासन वाले देशों में लिखित और कठोर संविधान होता है, भैया चलो मान ली ये वाली बात। तो दूसरी बात, शक्तियों का साफ विभाजन होता है, भाई करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
दो सरकारें होती हैं इसमें, केंद्र या संघीय सरकार, और दूसरी कौन सी, राज्य सरकारें, या मैंने जिसको कहा था इकाइयों की सरकार, संघ की जो इकाइयां होती हैं उनकी सरकार। ठीक है, दो प्रकार की सरकारें हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन दोनों सरकारें जब साथ साथ चलेंगी, एक ही समय पर दो सरकारें चलेंगी, तो हो सकता है कि ये दोनों ऐसे ऐसे आदेश दे दें या ऐसे ऐसे कानून बना दे जो एक दूसरे को बाईपास करते हो, एक दूसरे को क्रॉस करते हो, या एक दूसरे या एक ही विषय पर दोनों अलग अलग कानून बना दें। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसलिए दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसकी? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है दोनों सरकारों के बीच में, क्योंकि एक हो सकता है कि किसी विषय पर दोनों ही सरकारें कानून बना दे और दोनों के कानून अलग अलग हो, विपरीत हो एक दूसरे के, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए दोनों की शक्तियों के बीच में विभाजन होना जरूरी है, और यह विभाजन स्पष्ट भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का विभाजन संघात्मक शासन प्रणालियों में होना ही चाहिए, क्योंकि भारत में भी आपने देखा होगा, भारत में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में भी जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, वहां पर शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इसी प्रकार से जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में भी जो शक्तियां हैं उनका विभाजन कर दिया गया है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो सिस्टम है शक्तियों को जो डिफाइन करने का, वो थोड़ा अलग है। वो अमेरिका के पैटर्न पर है। किसके पैटर्न पर है? अमेरिका के पैटर्न पे। अमेरिका में क्या पैटर्न है? अमेरिका में गणना एवं अवशेष का सिद्धांत अपनाया जाता है। किसका? गणना एवं अवशेष का सिद्धांत अपनाया जाता है। क्या होता है ये सिद्धांत? गणना एवं अवशेष का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, गणना एवं अवशेष के सिद्धांत में जो संघीय जो सरकार होती है, जो संघीय सरकार जो होती है, उसकी संघीय जो सरकार होती है उसकी शक्तियों को डिफाइन कर दिया जाता है। संघीय सरकार की शक्तियों को डिफाइन कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है, उसका वर्णन कर दिया जाता है, और बची हुई शक्तियां यानी कि जो अवशेष बच जाते हैं, उन शक्तियों को किनका मान लिया जाता है? राज्यों को मान लिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, अमेरिका के संविधान में गणना एवं अवशेष के सिद्धांत के अनुरूप सिर्फ संघीय सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। उसके अलावा जितनी भी शक्तियां हैं वो वहां के राज्यों को यानी कि इकाइयों को मिल जाएंगी। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार की जो शक्ति है उसको डिफाइन कर रखा है गणना एवं अवशेष के सिद्धांत के अनुरूप, और बची हुई शक्तियां किनकी मान ली गई हैं? वहां के कैंटनों की मान ली गई हैं। कैंटनों मतलब वहां के राज्यों की मान ली गई हैं, वहां के इकाइयों की मान ली गई हैं। तो इस सिद्धांत को वहां पर फॉलो किया जाता है। यहां पर ये थोड़ा भारत से अलग है। भारत में क्या है कि लिस्ट बना रखी है दोनों की, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी, और इसके अलावा एक ऐसी भी लिस्ट है जिसमें दोनों ही कानून बनाते हैं, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन इनका सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर केंद्र सरकार की शक्तियों को डिफाइन कर दिया गया है और बाकी की शक्तियां किसकी मान ली गई हैं? कैंटन की मान ली गई हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता। हाँ भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। देखिए, ये तो होना चाहिए, कठोर संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। मान लीजिए ये दोनों है भी, इसके बावजूद भी कोई एक सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई न्यायपालिका होनी चाहिए जो ये डिफाइन कर सके कि भैया ये जो शक्तियां हैं उन्हें उनकी व्याख्या कर सके, उनके मामले, उनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाए, दोनों सरकारों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए। भाई, संघीय सरकार, संघात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाए, तो उन विवादों को सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए? एक न्यायपालिका होनी चाहिए जिसकी स्थिति सर्वोच्च होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सर्वोच्च होनी चाहिए, जो इनके विवादों को सुलझा सके। लेकिन समस्या यहाँ पर थोड़ी सी एक ये है स्विट्जरलैंड में कि यहाँ की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च तो है, मगर अगर हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की, तो इस मामले में थोड़ा सा हमें यहां की न्यायपालिका निराश करती है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में
सुप्रीम कोर्ट के पास, यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, संघीय, जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, उसके पास उस अर्थों में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति नहीं है जिस अर्थों में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि यहां का जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों या दिए गए आदेशों को न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से जांच करके उन्हें रद्द करने की शक्ति नहीं रखता है, जबकि कैंटनों के जो कानून होते हैं, आदेश होते हैं, उनको जांच परख के उन्हें रद्द करने की शक्ति यहाँ का सुप्रीम कोर्ट रखता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का जो मसला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस मामले में जो स्विट्जरलैंड है वो थोड़ा सा पीछे है। देखिए इसकी भी थोड़े से कुछ रीजन है, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो ये है, जो स्विट्जरलैंड की जो जनता है वो ये मानती है कि इन कानूनों को अगर संघीय, जैसे देखिए संघीय जो वहां की विधायिका है, जो विधानमंडल है, संघीय जो विधानमंडल है वो जिन कानूनों को बना रही है, उन संघीय विधानमंडल में जनता के प्रतिनिधि हैं। क्या हैं? जनता के प्रतिनिधि हैं, है कि नहीं है? जनता के प्रतिनिधि हैं। बोला कि जो जनता के प्रतिनिधियों ने जो कानून बनाया, तो इसका मतलब है वो किसने बनाया? जनता ने बनाया है। जनता ने कानून है, जनता के कानून है, जनता के प्रतिनिधियों ने बनाया, इसका मतलब जनता के द्वारा बनाए हुए कानून है। बोला इन कानूनों की, जनता के द्वारा बनाए हुए कानूनों की वैधानिकता की जांच कुछ न्यायाधीश मिलकर कैसे कर सकते हैं? बोला ये कहां तक लॉजिकल है? बोला कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो कभी इसकी इजाजत देगी नहीं कि एक पढ़े लिखे लोगों का समूह ये जांच करे कि ये सही है बात या नहीं है, जबकि संपूर्ण जनता एक तरफ और 5-6 लोगों का झुंड एक तरफ, जिसे हम जज कह रहे हैं, जिन्हें हम जजों का समूह कह रहे हैं। तो बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बोला जनता ने जो कानून बनाए हैं, पूरे स्विस राज्यमंडल की जनता ने जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों को कोई जज या जज का समूह बैठकर वेरीफाई नहीं करेगा, ऐसा इनका मानना है। इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये वाली पावर नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र को ज्यादा तवज्जो देते हैं बजाय न्यायिक सर्वोच्चता के। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में जो विधानमंडल होते हैं, उनका जो उच्च सदन होता है उसमें इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व होता है आमतौर पर। जैसे कि अमेरिका में जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, जिसे हम वहां की संसद मान सकते हैं, वहां की जो कांग्रेस है उसके 2 सदन है। उसका जो दूसरा सदन है जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। तो वहां की जो सीनेट है, उस सीनेट में अमेरिका के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से समान प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। सबसे 2 आते हैं, तो सीनेट की संख्या वहां पर 100 है। ऐसे ही इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में जो स्विट्जरलैंड का जो उच्च सदन है, जिसे भी क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। वहां पर सभी राज्यों से, सभी कैंटनों से समान सदस्य चुनकर आते हैं। अपवाद बस ये है कि जो अर्ध कैंटन है वहां से 1 चुनकर आता है, और जो पूर्ण कैंटन है वहां से 2 कैंडिडेट चुनकर आते हैं। तो स्विट्जरलैंड में 20 पूर्ण कैंटन है और 6 अर्ध कैंटन है। ठीक है, तो 20 से आते हैं 2-2, हर एक से 2 आते हैं, हर एक से कितने आते हैं? 2, तो 40, और 6 से 1 आता है, तो टोटल 6, तो टोटल 46 कैंडिडेट यहां पर चुनकर आते हैं। फर्क बस इतना ही है कि उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व तो है, मगर अर्ध कैंटन और पूर्ण कैंटन का थोड़ा फर्क होने की वजह से यहां पर प्रत्येक पूर्ण कैंटन से 2 कैंडिडेट चुनकर आते हैं, और प्रत्येक अर्ध से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। बाकी और मामले में पूरी की पूरी समानता बरती हुई है। दुनिया के ज्यादातर संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में जो उच्च सदन होता है वहां से समान प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, जो कि कैंटन का या हम कहें उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम बात करें भारत की,
भारत में ये थोड़ा सा अलग है, भारत में ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भारत में जो उच्च सदन है, भारत में जो संसद का उच्च सदन है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, यहां पर राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि ये वाला रूल भारत में लागू नहीं होता। उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व वाला रूल भारत में लागू नहीं होता, क्योंकि भारत में जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से 10 राज्यसभा सदस्य जाते हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा से 5 जाते हैं। और अगर हम बात करें यूपी की, तो जहाँ तक मुझे याद है 31 वहाँ से जाते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 3 जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सबसे जनसंख्या के सभी राज्यों से अलग अलग कैंडिडेट चुनकर जाते हैं, जो कि जनसंख्या के अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर भारत थोड़ा सा अलग है, लेकिन स्विट्जरलैंड का क्लियर है, स्विट्जरलैंड में सभी राज्यों से बराबर जाते हैं, यानी कि सभी कैंटनों से बराबर जाते हैं। अगर पूर्ण कैंटन है तो प्रत्येक से 2, अगर अर्ध कैंटन है तो प्रत्येक से 1। इस प्रकार से वहां पर टोटल 20 + 6 है, तो 20 के 40 और 6 का 1 का 1, ठीक है। तो 20 पूर्ण है और 6 अर्ध कैंटन है, तो इस हिसाब से 23 पूर्ण कैंटन हो जाते हैं सब मिला के, तो 23 दूना 46 हो जाते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट है संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति। संशोधन कार्यों में इकाइयों की शक्ति, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। संशोधन कार्यों में इकाइयों को भी शामिल किया जाता है। दुनिया के तमाम सभी संघात्मक देशों में संघात्मक जो देश होते हैं, संघात्मक जितने भी देश होते हैं वो इस वाले पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करें अमेरिका की, या हम बात करें स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की, इन किसी भी देश में संशोधन अगर करना होता है संविधान में, संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो इस वाले पॉइंट्स को याद रखा जाता है, यानी कि यहां पर इकाइयों का समर्थन लिया जाता है। जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में जो वर्णित है, उसमें से एक प्रावधान ये भी है कि आपको महत्वपूर्ण, जो बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जिससे संघ व राज्य की शक्तियों में अगर कोई भी प्रभाव होता है, प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे कुछ प्रावधानों पर में अगर संशोधन करना है तो आपको संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदन के साथ साथ क्या चाहिए होता है, कम से कम आधे जो राज्य हैं उनका अनुसमर्थन भी चाहिए होता है। तो कुल मिला के संविधान के संशोधन में भारत में जो राज्य हैं उनको भी शामिल किया जाता है। अमेरिका में भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, स्विट्जरलैंड में भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। स्विट्जरलैंड में दोहरे स्तर पर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, आगे बढ़कर, हमसे भी आगे बढ़कर। कैसे कि यहां पर अगर कोई संशोधन प्रस्तावित करना होता है तो भी यहां पर राज्य कर सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा रूल नहीं है। भारत के जो राज्य होते हैं वो संविधान में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस ऐसा नहीं कर सकते जिससे संविधान में संशोधन होता हो। भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन स्विट्जरलैंड में इस प्रकार के प्रस्तावना, संशोधन के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं वहाँ की क्या नाम है, कैंटनों के द्वारा। और अगर जब उन्हें पारित करने की बात आती है तो पारित भी कोई संविधान में संशोधन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि कम से कम आधे राज्य उसे पास, आधे कैंटन उसे पास ना कर दे, बहुमत यानी कैंटनों का बहुमत उसे पास ना कर दे, आधे से ज्यादा उसे पास ना कर दें। तो ठीक है, ये वाला भी पॉइंट्स हो गया। अब बचा 6वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, यानी कि तिहरी नागरिकता, ट्रिपल जो सिटीजनशिप है वो वाली तिहरी नागरिकता। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादातर फेडरलिस्ट जो कंट्रीज होती हैं, जितने भी जो संघात्मक राज्य होते हैं, संघीय व्यवस्था वाले राज्य होते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड भी है, उनमें आमतौर पर दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है जो भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं। दोहरी नागरिकता से क्या तात्पर्य है, एक तो संघ की नागरिकता, किसकी, संघ की नागरिकता, और दूसरी उस इकाई की नागरिकता जिसमें वह रहता है। ठीक है, ये है दोहरी नागरिकता, जैसे कि अमेरिका में है,
अमेरिका में हर व्यक्ति दोहरी नागरिकता रखता है, एक तो उस राज्य की जिस राज्य में वह रहता है और दूसरा अमेरिका की नागरिकता। तो पहली तो उसकी जिस राज्य में वो रहता है, अमेरिका के किसी भी 50 राज्य में से किसी भी एक राज्य का जो व्यक्ति नागरिक है, उस राज्य के अलावा वह अमेरिका का भी नागरिक होता है। तो उसके पास दो नागरिकता होती हैं, ठीक है, कौन सी, अमेरिका की और उस राज्य की, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत भले ही संघात्मक राज्य है, फेडरल स्टेट संघात्मक राज्य है, भारत भले ही संघात्मक राज्य है, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इनका नागरिक नहीं है। अपवाद हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब वो भी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो भारत में इकहरी नागरिकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी फिलहाल, स्विट्जरलैंड की, और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, यानी कि ये अमेरिका से भी एक कदम आगे है। किससे, अमेरिका से भी एक कदम आगे है। एक कदम आगे का मतलब क्या है, एक कदम आगे का मतलब ये है कि ये तीन नागरिकताएं देता है। पहली नागरिकता तो म्युनिसिपैलिटी की है, दूसरी नागरिकता कैंटन की है, और तीसरी नागरिकता स्विज राज्यमंडल की, यानी कि स्विज संघ की है, स्विज संघ की है। तो पहली म्युनिसिपैलिटी की, दूसरी कैंटन की, जिस पहला तो वो मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी, मान लीजिए जिस जिले टाइप में वो रहता है, ठीक है, जिस शहर में वो रहता है, दूसरी जिस राज्य में वो रहता है, और तीसरी जिस देश में वो रहता है। तो स्विज क्रम भी यही है, ये पहली नागरिकता, ये दूसरी नागरिकता, और ये तीसरी नागरिकता। पहले म्युनिसिपैलिटी का नागरिक है, फिर कैंटन का नागरिक है, और फिर वह स्विज राज्यमंडल का नागरिक है। यानी कि वहां पर 3 प्रकार की नागरिकताएं मिलती हैं। तो आई होप आप इससे समझे होंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है किसी भी देश के जो संघात्मक है या नहीं, ये जानने के बारे में। तो हर देश में एक आधा पॉइंट अलग हो सकता है, अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप होती हैं ये सारी चीजें, लेकिन अमूमन आमतौर पर संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में ये पाई जाती हैं। और संघात्मक शासन व्यवस्था का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसे अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका संघात्मक शासन का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। बस तिहरी की जगह दोहरी नागरिकता होती है संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में। ये अपवाद है स्विट्जरलैंड की तिहरी नागरिकता देता है, बाकी सभी चीजें अमेरिका में पाई जाती हैं, इसीलिए अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्विट्जरलैंड अंततः एक राज्यमंडल है, स्विट्जरलैंड राज्यमंडल है, परिसंघ राज्यमंडल जिसे मैं परिसंघ बोल रहा हूं, परिसंघ है, राज्यमंडल है, या फिर संघ राज्य है। ठीक है, क्या है वह, परिसंघ है या संघ राज्य है, यानी कि फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन है, फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन है। आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या है, स्विट्जरलैंड क्या है, फेडरेशन है, संघ राज्य है, फेडरल सिस्टम है वहां पर, इसलिए वह क्या है, एक फेडरेशन है, ना कि परिसंघात्मक है। कॉन्फेडरेशन नहीं है, परिसंघात्मक नहीं है, संघात्मक है, यानी कि फेडरेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज तक के अब के लिए ये काफी है, अब दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।